और आइए बुलेटिन में सबसे पहले आज बात करेंगे उस शाही शादी की जिसे लेकर कल दोपहर तक सस्पेंस बना हुआ था, लेकिन देर शाम विकी कौशल और कैटरीना की शादी की तस्वीरें सामने आ गई। बॉलीवुड इन दोनों सितारों ने 7 फेरे ले लिए हैं। दोनों ने सवाई माधोपुर में शाही अंदाज में शादी की है। कैटरीना और विकी की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर इस वक्त छाई हुई हैं। हर कोई उन्हें शादी की बधाई दे रहा है। सिर पर सेहरा सजाकर, हाथों में सुर्ख लाल मेहंदी रचाकर, हाथों में एक दूजे का हाथ लिए, चेहरे पर एक दूजे के हो जाने की मुस्कान लिए बॉलीवुड का ये जोड़ा 7 जन्मों के बंधन में बंध गया। मुंबई की चकाचौंध से दूर राजस्थान के सवाई माधोपुर में 6 सेंसेस फोर्ट में विक्की कौशल ने कैटरीना कैफ को अपनी दुल्हन बना लिया। ये शादी बिल्कुल शाही अंदाज में संपन्न हुई। दूल्हा दुल्हन के कपड़े से लेकर खाने पीने तक सब कुछ बिल्कुल रॉयल। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी की तस्वीरों के साथ उनकी वरमाला का वीडियो भी सामने आ गया है। आतिशबाजी, ढोल नगाड़ों के साथ मेहमानों के बीच कपल की वरमाला हुई। विकी कौशल और कैटरीना शादी के जोड़े में मेड फॉर ईच अदर लगे। कैटरीना ने रेड कलर का लहंगा और विकी ने ऑफ व्हाइट शेरवानी पहनी। दोपहर के वक्त सेहरा बांधकर विकी कौशल की बारात होटल के एक छोर से दूसरे छोर पहुंची और हिंदू रीति रिवाज से मंत्रोच्चार के बाद 7 फेरे लेकर एक दूसरे के जीवन साथी बन गए। विकी कौशल और कैटरीना कैफ की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर में संपन्न हुई। और आपको बता दें कि शादी के बाद अब देखिए तमाम मेहमान जो है वो वेडिंग वेन्यू से निकलने लगे हैं। दोपहर 3 बजे ये शादी शुरू हुई थी, जिसके बाद लगातार पंजाबी और बॉलीवुड के गाने बजाए जा रहे थे, जिस पर बाराती बाकायदा डांस करते हुए भीतर दाखिल हुए और पूरे भारतीय रीति रिवाज से ये शादी हुई। शादी के बाद विकी कौशल और कैटरीना कैफ को पास ही के एक मंदिर में दर्शन के लिए जाना था, लेकिन सुरक्षा कारणों से ये कपल वहां नहीं जा पाया। पुजारी जो है मंदिर के वो प्रसाद लेकर इस नए नवेले जोड़े के लिए फोर्ट में पहुंचे हैं और अब शादी के बाद कई इवेंट्स यहां पर होने हैं, जिसके लिए लगातार जो मेहमान अलग अलग जगहों पर रुके हैं वो अपने होटल जाकर वापस यहां पर आएंगे। विकी कैटरीना की शादी पूरी होते ही सोशल मीडिया पर उनकी वेडिंग फोटोज वायरल हो रही हैं। साल की सबसे बड़ी शादी में चंद मेहमानों को ही शरीक होने का मौका मिला। विक्की और कैटरीना सवाई माधोपुर में शादी के बाद मुंबई में एक ग्रैंड रिसेप्शन रखेंगे। शिवांगी ठाकुर के साथ सुनील जोशी, सवाई माधोपुर। गुड न्यूज टुडे। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव भी कल विवाह के बंधन में बंध गए। कल तक उनकी सगाई की चर्चा हो रही थी, लेकिन इसी बीच तेजस्वी ने कयासों पर विराम लगाते हुए और बात सीधे शादी तक पहुंचा दी। आप भी देखिए कैसे तेजस्वी ने बचपन की दोस्त से किया जन्म जन्म का गठबंधन। देखिए। सुर्ख लाल जोड़े में दिख रही दुल्हनिया, जिसे जीवन साथी बनाने की खुशी तेजस्वी के चेहरे पर साफ नजर आ रही है। अब तक तेजस्वी ने कई सियासी गठबंधन किए थे, लेकिन इस बार बारी थी शादी के बंधन की। जिस गुड न्यूज का सबको बेसब्री से इंतजार था, वो गुड न्यूज अब आपके सामने है। लालू के लाल, राबड़ी के दुलारे अपनी मम्मी पापा के लिए एक प्यारी सी बहुरानी ला चुके हैं, जिसकी खुशी परिवार के सभी सदस्यों को है। बड़ी बहन मीसा यादव की खुशी का ठिकाना नहीं। बड़े भाई तेज प्रताप ने घर की बहुरानी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी सगाई करने वाले हैं, लेकिन इन्होंने तो चट मंगनी पट ब्याह रचा लिया। 6 साल पुराने अफेयर को शादी के बंधन में बांध दिया। किसी को भनक भी नहीं लगने दी। पापा मम्मी राजी तो क्या करेगा काजी। लालू के राजनीति के वारिस अब तक पापा की पार्टी संभाल रहे थे। अब शादी के गठबंधन में बंधने के बाद दोहरी जिम्मेदारी होगी।
एक तरफ पार्टी तो दूसरी तरफ नई नवेली दुल्हनिया। पटना से रोहित सिंह के साथ दिल्ली से तेज श्री पुरंदरे, गुड न्यूज टुडे। अब बात तो शादी की, जहां पर पंडाल लगा, मंडप सजा, बाराती भी आए, लेकिन बारातियों का स्वागत बिल्कुल नए अंदाज में हुआ है। शादी की रस्मों के पहले मौके पर अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लोग पहुंचे और फिर शुरू हुई वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जांच। ज्यादातर लोग तो वैक्सीन प्रमाण पत्र दिखाकर शादी में शरीक हो गए, लेकिन जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी उनकी मेहमान नवाजी शादी के पंडाल में वैक्सीन लगाकर की गई है। देखिए। विवाह के पवित्र बंधन में बंधने जा रही दुल्हन के जीवन का सुरक्षा चक्र मजबूत करने की ये पहल है। तस्वीरें अहमदाबाद के एक विवाह स्थल की हैं, जहां कोरोना के खिलाफ जंग को धार देते हुए बाराती और घराती को वैक्सीन का सुरक्षा कवच दिया जा रहा है। और इसकी शुरुआत जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही दुल्हन से हुई। शादी के इस मंडप में अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मेडिकल टीम ने बाकायदा डेस्क लगाकर सरप्राइज चेकिंग की शुरुआत की। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, तो वही अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए अब शादियों में सरप्राइज चेकिंग की जा रही है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम है वो यहाँ एक शादी में पहुंची हुई है, और शादी में जो लोग शामिल हुए हैं उन्होंने 2 टीके लिए हैं या नहीं, उसका ये एक सरप्राइज चेकिंग किया जा रहा है। उनका जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है उसे देखा जा रहा है। अगर किसी ने वैक्सीन नहीं लिया है तो उनको इसी जगह पर वैक्सीन भी दी जा रही है। यानी हर किसी का यहाँ पे चेकिंग के साथ साथ ये सारी चीजें की जा रही है, ताकि जो लोग यहाँ शादियों में खुशियां मनाने के लिए शामिल हुए हैं वो सुरक्षित रहे। दुल्हन के बाद बारी आई शादी में शरीक होने वाले मेहमानों की। मेडिकल टीम ने एक एक कर सभी का वैक्सीन सर्टिफिकेट चेक करना शुरू किया। जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी या कोरोना का सिर्फ पहला टीका लिया था, उन्हें ऑन द स्पॉट टीका लगाया गया। वैक्सीन तो कहीं भी ले सकते हैं। मैं 2-3 बार गया था, मगर बहुत लंबी लाइन था। सेकंड में इतना टाइम नहीं लगता, फर्स्ट में बहुत टाइम लगता है, उसमें बहुत लाइन लगती है। और हमारा जॉब का टाइम मॉर्निंग का जल्दी होता है, इसके लिए उससे भी टाइम नहीं मिला था। ये फर्स्ट टाइम है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मुताबिक ज्यादातर लोगों ने पहला टीका ले लिया है, लेकिन दूसरी वैक्सीन लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में शादी के पंडाल में एक साथ 300 से 400 लोगों की चेकिंग का ये अच्छा तरीका है। जहाँ गैदरिंग हो रही है वहाँ वैक्सीनेशन सबका हो गया है कि नहीं, तो क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो फॉलो करना है वो हम देख पाएँ, और जितने वैक्सीनेट अगर किसी का रह गया है तो उसे ऑन द स्पॉट यहीं पर हम लगा दे वैक्सीन। गुजरात में एक दिन में कोरोना के 70 नए केस सामने आए हैं। 28 लोग 24 घंटे में रिकवर हुए हैं। अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में एक भी मौत नहीं हुई। ओमिक्रॉन का खतरा गुजरात में भी पहुंच चुका है। एक मरीज के ओमिक्रॉन वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है। ऐसे में सभी लोगों को जल्द से जल्द कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच दिलाने की गुजरात नगर निगम की ये अनूठी पहल है। गोपी खांगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अहमदाबाद, गुड न्यूज टुडे। इसी शुभ समाचार के साथ एक और शुभ समाचार आपको दे दें कि आखिरकार वो सुबह आ गई है जिसका इंतजार आंदोलनकारी किसानों को करीब करीब 1 साल से था। कल किसानों ने अपना आंदोलन स्थगित करने का ऐलान कर दिया, जिसके साथ ही दिल्ली के वो बॉर्डर खाली होने शुरू हो गए हैं जिन पर 1 साल से किसान जमे हुए थे। सरकार ने किसानों की करीब करीब सभी मांगों को मान लिया है और सरकार की ओर से औपचारिक चिट्ठी भी किसानों तक पहुंच गई। देखिए, अब इंतज़ार जो है 11 दिसंबर का है, यानी कि कल का है, और इस दिन किसान घर वापसी करने लगेंगे। उससे पहले दिल्ली बॉर्डर पर बने टेंट हटाए जाने लगे हैं और आंदोलनकारी किसान अपने अपने सामान भी समेटने लगे हैं। इससे जुड़ी ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 378 दिनों बाद आखिरकार किसानों का आंदोलन खत्म हो गया।
जिन मांगों पर किसान अड़े थे, सरकार की तरफ से वो मान ली गई तो किसान नेताओं ने दिल्ली के बॉर्डर से लौटने का ऐलान कर दिया। आंदोलन खत्म होने से किसानों में खुशी की लहर है, चेहरों पर मुस्कान है और घर लौटने की बेताबी है। पहले तो घर जाके हमें खुशी होगी, हम हमारा परिवार संभाल पाएंगे, हमारे बच्चों को देख पाएंगे। ये कानून वापसी से जो खुशी होगी वो महिलाओं को भी सबसे ज्यादा होगी। आप अपनी एकता बनाए रखिए और अपनी कृतियों से आगे निकल कर आइए और इन सब चीजों को। अलग अलग बॉर्डर्स पर आम लोगों ने भी आंदोलन खत्म होने के बाद राहत की सांस ली, क्योंकि हरियाणा और यूपी से दिल्ली आने की दुश्वारियां अब खत्म हो जाएंगी। सोनीपत और गाजीपुर बॉर्डर ये वो जगह है जो किसान आंदोलन का सबसे अहम केंद्र रहे। ठंड में, गर्मी में और बरसात में किसान यहाँ करीब 1 साल से डटे हुए थे, लेकिन अब किसानों ने अपना सामान समेट लिया है, चेहरे पर खुशी है और दिल में इस बात का सुकून है कि उनकी मांगे मान ली गई हैं। सिंघू बॉर्डर पर आज एकदम अलग माहौल दिखाई पड़ रहा है। तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई पड़ रही है। वो जगह जहां पर तनाव हुआ करता था, नेताओं कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा होती थी, आज वहां पर खुले में सब बैठे हुए हैं, एक साथ गोला बनाकर नारेबाजी की जा रही है, उन किसानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है और एकता के नारे लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि कृषि कानूनों को वापस लिए जाने के ऐलान के बाद किसान मोर्चा छोड़ देंगे, लेकिन कई मुद्दे फिर भी बरकरार रहे, जिन पर सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन रही है। किसानों के खिलाफ केस वापसी, एमएसपी की गारंटी, किसानों को मुआवजा, बिजली बिल, प्रदूषण कानून, ये कुछ ऐसे मुद्दे थे जिन पर लगातार बातचीत हो रही थी, लेकिन हल नहीं निकल पा रहा था। प्रदूषण कानून में पराली जलाने पर जुर्माने के प्रावधान को छोड़कर बाकी पेच को आखिरकार बातचीत से सुलझा लिया गया। असल में प्रदूषण कानून में सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। ऐसे में किसान संगठन सरकार के साथ इस बात को लेकर नहीं अड़े। सबसे बड़ा पेच अलग अलग राज्यों में किसानों के खिलाफ केस पर फंसा था, जिसे तत्काल वापस लेने पर केंद्र सरकार तैयार हो गई, जिसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन खत्म करने पर राजी हुआ। अब भारत सरकार ने कमिट किया है कि यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सरकार ने इसके लिए पूर्णतः सहमति दी है कि तत्काल प्रभाव से आंदोलन संबंधित केसों को वापस लिया जाएगा। बच गई यूटी और दिल्ली, उसके बारे में है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट के, भारत सरकार के संबंधित विभाग और एजेंसियों तथा दिल्ली सहित सभी यूटी में आंदोलनकारियों और समर्थकों पर बनाए गए आंदोलन संबंधित सभी केस भी तत्काल प्रभाव से वापस लेने की सहमति है। केंद्र सरकार ने इस बार सीधे संयुक्त किसान मोर्चा के 5 मेंबर वाले हाई पावर कमेटी से मीटिंग की। हाई पावर कमेटी के मेंबर बलबीर सिंह राजेवाल, गुरनाम सिंह चरूनी, अशोक धावले, युद्धवीर सिंह और शिव कुमार कक्का ऑल इंडिया किसान सभा के ऑफिस पहुंचे, जहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑफिसर जुड़े। तो जो ड्राफ्ट कल हमारे एसकेएम ने अप्रूव किया है, आज भारत सरकार के संजय अग्रवाल एग्रीकल्चर सचिव के लेटर पैड पर वो हमारे पास आया है, जिसमें लगभग सभी वही बातें हैं जो हमने कल डिस्कस की थी। उसमें पराली के विषय में जो धारा 14 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट की मैंने ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का कि जुर्माना से हम बाहर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 1000 रुपए जुर्माना लगेगा जो पराली जलाएगा, तो उसमें सरकार के बस का काम नहीं है। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ये साफ किया है कि आंदोलन सस्पेंड हो रहा है। हर महीने स्थिति की समीक्षा होगी और अगर केंद्र सरकार अपने वायदे से पीछे हटेगी तो किसान फिर सड़कों पर उतरेंगे। ये मोर्चे का अंत नहीं है, आज ये सिर्फ सस्पेंड किया है आगे की लड़ाई के लिए, और ये तय किया है कि हम फिर बैठेंगे 15 जनवरी को, समीक्षा करेंगे जो इस आंदोलन में हमने पाया और आगे की रणनीति क्या होगी, इस पे 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक फिर मीटिंग होगी।
अब 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की समीक्षा बैठक होगी। इससे पहले 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस लेने जा रही है। प्रधानमंत्री ने किसानों से आंदोलन खत्म करने और अपने अपने घर लौट जाने की अपील की थी। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट मीटिंग में तीनों कानूनों को वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद इसे 29 नवंबर को संसद में पेश किया गया था और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दिया गया था। कानून रद्द होने के 2 हफ्ते बाद अब किसान अपने अपने घर लौट रहे हैं, चेहरे पर मुस्कान के साथ। अनीशा माथुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने अपनी बात रख रहे थे और इस दौरान काफ़ी मुश्किलों का सामना भी किसानों को करना पड़ा है। कई मौसम गुजर गए और ऐसे में कई प्रशासनिक जो परेशानियां थी उनका भी सामना किसानों ने किया। तो ऐसे में ये संघर्ष कितना लंबा रहा है और कितना बड़ा रहा है, ये दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट में। जो सरकार ने वादे किए हैं उन वादों के अनुसार अभी आंदोलन को हम स्थगित कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन 378 दिन बाद स्थगित हो चुका है। किसान दिल्ली बॉर्डर 11 दिसंबर तक खाली कर देंगे। इसी के साथ ही खत्म हो जाएगा वो किसान आंदोलन जिसने 4 ऋतुएं देख ली, कई पहर देख लिए और कोरोना जैसी बीमारी भी किसानों को हिला ना सकी। चलिए आपको किसान आंदोलन की शुरुआत और उन तारीखों के बारे में बताते हैं जब अन्नदाता ने क्रांति की अलख जगाई। 10 अगस्त 2020 को पंजाब के किसानों ने अन्नदाता जागरण अभियान की शुरुआत की। अगस्त में जेल भरो आंदोलन किया और सैकड़ों किसानों ने गिरफ्तारियां दी। 10 सितंबर को किसानों ने मंडी बचाओ रैली का आयोजन किया। सरकार ने इस रैली को रोकने के लिए धारा 144 लगा दी। किसानों ने इसका विरोध किया। प्रशासन ने किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान घायल हुए। इसके विरोध में किसानों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया। किसानों के विरोध के आगे सरकार को झुकना पड़ा और रैली के लिए इजाजत देनी पड़ी। उधर पंजाब और हरियाणा में कृषि कानूनों को लेकर विरोध की चिंगारी सुलग रही थी। इधर केंद्र सरकार बड़ी तैयारी में थी। कृषि बिल को सरकार ने कृषि कानून का रूप देने की ओर कदम बढ़ा दिया। 14 सितंबर 2020 को कृषि कानून बिल लोकसभा में पेश किया गया, जो 17 सितंबर 2020 को पास हुआ। 27 सितंबर 2020 को दोनों सदनों से पास बिलों पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हस्ताक्षर किए और ये बिल कानून बन गए। इसके बाद देश भर में किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ने लगा। देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर पंजाब और हरियाणा में किसानों ने अपनी आवाज बुलंद करनी शुरू की। किसानों ने 5 नवंबर 2020 को भारत बंद का ऐलान किया। इस भारत बंद का व्यापक असर हरियाणा और पंजाब में ही देखने को मिला। पंजाब के किसान संगठनों ने देश के अन्य संगठनों से बातचीत करनी शुरू की और संयुक्त किसान मोर्चा का गठन किया। मोर्चे की पहली बैठक दिल्ली में 7 नवंबर को हुई। इसमें किसानों की 9 मेंबर कमेटी का गठन किया गया। इसके बाद दिल्ली कूच का निर्णय लिया गया। नवंबर की 25 तारीख को हजारों किसानों ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया। रास्ते में कई जगह किसानों को जबरदस्ती रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन 26 नवंबर 2020 को किसान दिल्ली की सीमाओं पर जा डटे। उतने बड़े संघर्ष को इतनी बड़ी सफलता भी मिली है किसानों को, बहुत बड़ी बात है। और बारी है मंत्री जी की क्रिकेट प्रेम की बात कर लेते हैं हम। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जितनी सधी बल्लेबाजी राजनीति के मैदान पर करते हैं, उतनी ही मजी हुई बल्लेबाजी जो है क्रिकेट के मैदान में भी कर लेते हैं। जो मैदान में उतरते हैं वो तो अपने आप को रोक नहीं पाते, सीधा बल्ला उठाकर ताबड़तोड़ रनों की बौछार करने लगते हैं। देखिए।
सधी हुई बल्लेबाजी इसी को कहते हैं। गेंद जाया नहीं होनी चाहिए। हर गेंद पर चौका छक्का जड़ा जा रहा है। पिच पर गेंद पड़ते ही उसका रुख बदल जा रहा है। दर्शकों की कतार में खड़े लोग ताली बजा रहे हैं। एक तरफ खद्दरधारी और दूसरी तरफ खाकीधारी। तस्वीरें ग्वालियर के शंकरपुर में स्थित निर्माणाधीन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की है। क्रिकेट के मैदान में कुर्ता पैजामा पहनकर नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बल्ला थाम लिया। क्रिकेट के प्रति ज्योतिरादित्य सिंधिया की दीवानगी साफ दिख रही, जो कुर्ता पाजामा में ही क्रिकेट के मैदान में उतर गए, लेग गार्ड बांधकर बल्ला उठा लिया और लगे बॉलर्स की धुनाई करने। ऐसी कोई गेंद नहीं जिस पर चौका न पड़ रहा हो। लेकिन सिर्फ बल्लेबाजी से ही काम नहीं होने वाला, बारी दौड़ की थी। वार्म अप करने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद तो दौड़ लगाई ही, कार्यकर्ता को भी दौड़ा दिया। सियासी जमीन पर तो आपने इन्हें जमकर खेलते हुए देखा। खेल के मैदान में भी इनके टक्कर का कोई नहीं और क्रिकेट के प्रति इनका लगाव बहुत पुराना है, जो अक्सर किसी न किसी मैदान में खेलते हुए दिख जाता है। मौका था ग्वालियर के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निरीक्षण का, जिसका निर्माण कार्य कोरोना के समय से ही प्रभावित हो रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता का सपना था कि ग्वालियर में एक बड़ा स्टेडियम हो और वो सपना जल्द पूरा हो। माना जा रहा है कि साल 2022 तक क्रिकेट के दीवाने इस स्टेडियम में मैच का आनंद ले सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या में सिया राम का विवाह उत्सव मनाया गया है, जिसकी बाराती वापसी के बाद राम कलेवा का भव्य आयोजन किया गया। मठ मंदिर सजाए गए हैं, जिसमें परंपरागत तरीके से प्रभु राम के लिए 56 भोग भी बनाए गए हैं। इस उत्सव में देश भर से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे हैं, जिन्होंने अपने आराध्य प्रभु श्री राम को भोग भी लगाया है। तो देखिए, ये जो उत्सव है काफ़ी भव्य होता है और हालांकि हमें अयोध्या जाने का भी मौका नहीं मिला है। तुम अयोध्या गए हो क्या कभी? बिल्कुल, मैं एक बार गया था रोमिता, और वाकई जो वहाँ की स्मृतियाँ हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, क्योंकि इतना अद्भुत और मैं कहूँगा कि आध्यात्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण नगरी है वो। बिल्कुल, प्रभु राम की नगरी अयोध्या, जो कि आध्यात्मिक महत्व रखती है, धार्मिक महत्व रखती है, और जब आप ऐसी जगहों पर पहुंचते हैं तो एक अध्यात्म अपने अंदर भी महसूस करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में इस विवाह उत्सव को। हारमोनियम के स्वर में स्वर मिलाकर मंगल गीत गाया जा रहा है। कोई झांझ मजीरा बजा रहा है तो कोई तबले की थाप के साथ झूम रहा है। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या खिलखिला रही थी। चारों भाइयों की शादी की धूम हर तरफ नजर आ रही थी। सीताराम विवाह उत्सव में अयोध्या पूरी तरह रमी नजर आई। प्रभु श्री राम के धाम को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया था। हर ओर रोशनी की चमक बिखरी थी। हर तरफ उत्सव का माहौल नजर आया। मोतीचूर के लड्डू, बेसन के लड्डू, काजू की बर्फी, सेब, अंगूर, केला। भक्तों ने आराध्य को भोग लगाने के लिए 56 भोग का बंदोबस्त किया। लेकिन भक्तों की राह इतनी आसान कहाँ। श्रद्धालु अपने आराध्य को मना रहे हैं कि वो 56 भोग को ग्रहण करें, मगर दूल्हे बने भगवान श्री राम जब तक उपहार नहीं लेंगे तब तक कुछ भी ग्रहण नहीं करने वाले। भगवान राम के करीब बैठी सीता और तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये तस्वीरें किसी का भी मन मोले। प्रभु राम मानो धरती पर उतर आए हों। आज भक्तों से श्री राम सीधा संवाद कर रहे हैं। भक्तों की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। भक्ति के भव सागर में डूबे भक्त इस पल को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल मान रहे हैं, जो प्रभु राम की शादी के दूसरे दिन को एक पर्व की तरह मनाते हैं, जिसे राम कलेवा कहा जाता है। विवाह के उपरांत दूसरे दिन आज जिस तरह कंवर कलेवा, 56 भोग और भगवान के सारे नेकचार हो रहे हैं, भगवान के स्वरूप चार आए हुए हैं, उनको भोजन करवाया जा रहा है और उन पर नौछावर किया जा रहा है। राम कलेवा की परंपरा काफी पुरानी है, जिसे सदियों पहले से मनाया जा रहा है, और ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। ये खुशी इसीलिए भी दोगुनी है क्योंकि प्रभु राम की अयोध्या में उनका भव्य दरबार बन रहा है। राम कलेवा के उस उत्सव में देश के कोने कोने से राम भक्त उमड़े, जो अपने सियापति राम को अपने हाथों से खिलाना चाहते थे।
चाहे भगवान स्वरूप सरकार के रूप में हो, चाहे विग्रह में विराजमान हो, जब मान लिया गया है कि वो हमारे आराध्य प्रभु राम है और माँ जानकी है, तो एक बार मानने से वो तो विश्वास है और उस विश्वास के आधार पर ही हम चल रहे हैं और उस विश्वास के ही आधार पर हम भगवान को आज भोग करा रहे हैं। और आप जैसा देख रहे हैं, सुन सकते होंगे बैकग्राउंड में भजन के साथ, गायन के साथ भगवान का भोग चल रहा है और भगवान को प्रसाद खिलाया जा रहा है। अयोध्या के सभी मठ मंदिर सजाए गए हैं, हर तरफ मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भगवान की उपासना करते भक्त उल्लास से भरे हैं, जिनकी खुशी इसी में है कि सियाराम एक बार उनके हाथों से प्रसाद ग्रहण करे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात जब प्रभु श्री राम और मां सीता की आती है तो ओरछा का नाम जरूर आता है। हम आपको लिए चलते हैं सीधे मध्य प्रदेश के ओरछा और दिखाते हैं भारत की समृद्ध संस्कृति, परंपरा और आस्था के रंग। ओरछा में पूरी धूमधाम और ठाट बाट से राम बारात निकाली गई। खास बात तो यह है कि ओरछा की राम बारात में गाजे बाजे के साथ प्रभु श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जाता है। देखिए। भगवान राम के नाम की गूंज, भगवान राम का जय जयकार, सुरों की धुन और भक्ति की साधना। ओरछा को दूसरी अयोध्या क्यों कहा जाता है, ये जानना हो तो ये तस्वीरें देखिए। निवाड़ी के ओरछा के हृदय में राजा राम कुछ यूं ही बसते हैं। हर साल की तरह श्री राम जानकी विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। निवाड़ी जिले के ओरछा में राजा राम मंदिर से वर यात्रा निकाली जाती है तो मानो पूरा शहर इस बारात में शामिल हो गया। मेरे मन में शादी की एक बार मैं इस दिन भी आऊँ, मेरी शुभकामनाएं हैं आज के दिन में राम जी सब पर अपनी कृपा बनाए रहे और क्योंकि वो हमारे राजा है, हम सब उनकी प्रजा है, प्रजा की हमेशा रक्षा करते रहे सदैव की तरह। जैसे त्रेता युग से कर रहे थे ऐसे युग में भी करेंगे। उत्सव में इस बारात में भक्तों ने भगवान की जगह जगह तिलक पूजा की। ढोल नगाड़ों से बारात का स्वागत हुआ। विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं के लिए यह लम्हा कभी न भूलने वाला पल बन गया। बारात में दूल्हे के रूप में विराजे राजा राम सरकार की प्रतिमा को पालकी में बैठाया गया। उन्हें खजूर के पेड़ के पत्तियों से बने मुकुट पहनाए गए, जिसके बाद मशाल के साथ राजा राम की बारात धूमधाम से निकाली गई। 500 वर्षों की ऐसी उज्जवल परंपरा जहां हर बुंदेलखंड वासी उस रंग में रंग जाता है, दो रंगों में रंग जाता है। जब भगवान की बारात निकलती है तो बाराती के रूप में, और जब बारात मां जानकी के दरवाजे पर पहुंचती है तो घराती के रूप में उसी बारात का वो अभिनंदन भी करता है। यानी उसका संबंध प्रभु राम से भी और माता जानकी से भी, ऐसी दो भूमिकाओं में बुंदेलखंड के वासी उसका निर्वहन करते हैं। दिन राम कलेवा का कार्यक्रम होता है, फिर बारात निकलती है भगवान श्री राम की, और हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम यहाँ पर उपस्थित हैं कि भगवान श्री राम के विवाह उत्सव में सब शामिल हो रहे हैं। आज की बारात है। हर वर्ष की तरह ओरछा नगरी को श्री राम विवाह महोत्सव के लिए दुल्हन की तरह सजाया गया था। मंदिर के अंदर फूलों की आकर्षक सजावट की गई। सड़क पर राजा राम के स्वागत के इंतजाम थे। शाम होते होते तो मानो पूरा ओरछा शहर राम की भक्ति में रम गया। बुंदेली गीत संगीत के साथ हर साल ये बारात निकाली जाती है। मन बड़ा प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। यहाँ लक्ष्मीनाथ मंदिर
राम राजा सरकार का मंदिर और इतना भव्य आयोजन देखकर मन प्रफुल्लित हो उठा है। बहुत ही आनंद का विषय है। मंदिर के ठीक बाहर पुलिस जवानों ने पहले भगवान राम को अपने अंदाज में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद सुरक्षा के बीच भगवान राम की बारात धूमधाम से मंदिर से नगर भ्रमण के लिए निकली। जाहिर है राम भारत की संस्कृति है और राम ही हमारी परंपरा है। अयोध्या से दूर बुंदेलखंड की इस धरती पर राजा राम से जुड़ी परंपराओं की जड़ें भी कहीं गहरी हैं। मयंक दुबे, ओरछा, गुड न्यूज टुडे। चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर तमिलनाडु हेलीकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले हमारे जाबाज इस वक्त अंतिम विदाई की ओर बढ़ रहे हैं और इस वक्त ब्रिगेडियर लिंडन को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे हैं। ब्रिगेडियर लिंडन को अंतिम सलाम इस वक्त उनकी तरफ से, और अब बारी बारी से सभी को अंतिम विदाई देने की तैयारी हो रही है। अब से कुछ ही देर में बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को भी अंतिम दर्शन के लिए वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद जो आम लोग हैं वो उनके दर्शन कर सकेंगे। कुछ देर पहले दिल्ली कैंट के बरार स्क्वायर शमशान गृह पर ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह का भी अंतिम संस्कार किया गया है। बिल्कुल रोमिता, पूरे देश के लिए जो है बहुत भावुक पल है ये। पूरा देश आज गमगीन है। एक ऐसा समय आएगा कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। परिवारजनों के लिए बहुत मुश्किल वक्त है ये। ऐसे में पूरा देश यूनाइटेड है, पूरा देश एकत्रित है और सभी जो है भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे वीर सपूतों को, और ईश्वर से बस यही कामना कर रहे हैं कि अपने श्री चरणों में ईश्वर उनको स्थान दे। देखिए, परिवार वालों के लिए बेहद कठिन क्षण, सभी की आंखें नम हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए अजित डोभाल और तीनों सेनाओं के प्रमुख ने ब्रिगेडियर लिंडन को श्रद्धांजलि दी है। ये तस्वीरों में आप उनके माता पिता को देख सकते हैं, बहुत भावुक हैं, लेकिन उम्मीद उन्होंने नहीं खोई है। यही शायद एक जवान, एक शूरवीर का जज्बा होता है जो पूरे परिवार में हमको साफ तौर पर दिखता है। परिवार के सभी लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए, और ये अंतिम जो क्रिया है वो अंतिम संस्कार की शुरू हो चुकी है। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं गृह मंत्री, जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, सलाम करते हुए। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं ब्रिगेडियर लिंडन को अंतिम विदाई दी जा रही है। जो अंतिम संस्कार की क्रिया है वो शुरू कर दी गई है। दूसरी तस्वीर कुछ देर पहले की है जब ब्रिगेडियर लिंडन को अंतिम सलाम दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां पर पहुंचे और एक एक कर अब सभी वीर जवानों को अंतिम विदाई दी जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर भी आज अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए।